जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं, पेपर करेंगे अपना सॉल्व और ये टीजीटी हिंदी फीमेल का पेपर होगा और ये पेपर 28 अगस्त 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था। देखिए, अभी तक हम जो पेपर कर चुके हैं वो 15 सितंबर के पेपर 15 सितंबर यानी कि 15/9/2018 के जो पेपर थे, ये हमने किए और ये हमने तीनों पेपर किए हैं। शिफ्ट 1 का पेपर भी किया, शिफ्ट 2 का पेपर भी हमने किया है और शिफ्ट 3 का पेपर भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आज जो हम पेपर करने वाले हैं, ये 28 अगस्त में पेपर हुआ। फीमेल का ही है टीजीटी का पेपर और ये वाले पेपर भी हमने टीजीटी वाले ही किए हैं सोल्व। ये शिफ्ट 1 में है और इसके बाद 28 अगस्त को शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में जो पेपर होता है वो मेल का पेपर होगा। ये दोनों पेपर हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। और अगर आपने ये जो पेपर हम यहाँ पर कर चुके हैं ये नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, सारी क्लासेस अवेलेबल है, आप भी कीजिए जाके, आपको हेल्पफुल होगी। और बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं। चलिएगा अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी जो क्लास है वो शुरू हो जाती है और क्वेश्चन नंबर हमारा 101 यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है हिंदी का पेपर स्टार्ट हो जाता है और हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार्ट करते हैं। बनारस अखबार पत्र कौन निकलवाता था? बनारस अखबार जो है वो ये एक पत्र था और इसको कौन निकलवाता था? इसको निकलवाते थे राजस्व प्रसाद सितारे हिंद। हमारा जो सही आंसर है वो राजस्व प्रसाद सितारे हिंद है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो साप्ताहिक रूप में हुआ था। और सन कब हुआ था भाई? सन 1845 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1845 में बनारस से ये निकलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप पत्र पूछा जा रहा है और इसके संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप पत्र के जो संपादक थे वो थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक थे। यह जो पत्र है वो 1877 ईस्वी में प्रयागराज से मासिक रूप से प्रकाशित होता था हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 103 भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन हैं? भाग्यवती उपन्यास के लेखक पूछा जा रहा है कि कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा श्रद्धा राम फुलोरी हमारा भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। भाग्यवती जो उपन्यास है ये श्रद्धा राम फुलोरी जी का है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 104। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। सामा स्वपन उपन्यास के लेखक कौन हैं? जगमोहन सिंह सामा स्वपन उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 105 गोदान का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? गोदान कब प्रकाशित हुआ था? प्रकाशन वर्ष क्या है उसका? 1936 यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा 1936। और इनके प्रेमचंद जी के जो अन्य उपन्यास हैं उनमें आ जाता है जैसे सेवा सदन, वरदान, आपका प्रेम आश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, क्रमभूमि और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अगर पूछा जाता है तो प्रेमचंद जी का जो है अधूरा उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है हमें। यहाँ पर राग दरबारी फणीश्वर नाथ रेणु, वैसे तो यही सही सुमेलित नहीं है, राग दरबारी फणीश्वर नाथ रेणु। और इसका जो है यहाँ राग दरबारी जो है वो श्रीलाल शुक्ल जी का एक व्यंग्यप्रक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु इसका सही आंसर नहीं होगा। फणीश्वर नाथ रेणु के जो उपन्यास है वो मैला आंचल है, परती परिकथा है, दीर्घ तपा है, जुलूस है, कितने चौराहे, बाबू पलटू
बाबू पलटू रोड, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय। राम रतन राय अगर पूछा जाए तो वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का अपूर्ण उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 107, कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? सुनीता जैनेन्द्र का उपन्यास है, कल्याणी भी है, त्यागपत्र भी है, लेकिन जहाज का पंछी जैनेन्द्र जी का उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये भी देखेंगे कि बताइए जहाज का पंछी जो है वो किसका हो सकता है? ये इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जो जहाज का पंछी है ये इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 108 आता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। बेघर ममता कालिया का है, ये भी ठीक है। और अलमा कबूतरी जो है वो मैत्री पुष्पा का है, लेकिन माई प्रभा खेतान का नहीं है। माई प्रभा खेतान का उपन्यास नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। माई किसका है वैसे? आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि माई उपन्यास किसका है। माई जो है वो गीतांजलि श्री का उपन्यास है। माई उपन्यास गीतांजलि श्री का है। गीतांजलि गीतांजलि श्री इनका उपन्यास है माई। ठीक है, और ये माई ममता इसका नहीं है, प्रभा खेतान का। बेघर जो है वो ममता कालिया का है, ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये हमने बता दिया, माई गीतांजलि श्री का है, प्रभा खेतान का नहीं है, यही आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा रचित है? जो दुलाई वाली कहानी है वो किसके द्वारा रचित है? ये बंग महिला के द्वारा। बंग महिला का अगर नाम पूछ लिया जा रहा है तो इनका जो नाम है वो राजेंद्र बाला घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? प्रेमचंद की कहानी नहीं है कानों में कंगना, प्रेमचंद की कहानी यहाँ पर नहीं है। बाकी जितनी कहानियाँ हैं, पंच परमेश्वर, ईदगाह, कफन, ये प्रेमचंद जी की कहानी है। कानों में कंगना इनकी कहानी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आहुति, यशपाल, ये सुमेलित नहीं है। नहीं में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आहुति जो है वो यशपाल के नहीं है। फांसी जैनेन्द्र का है और विपतगा अज्ञे का है। डाची उपेंद्र नाथ अस्क जी का है, लेकिन आहुति यशपाल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी किसे माना है? नंबर सिंह जी ने तो ये परिंदे को माना है। परिंदे किसकी है? परिंदे कहानी किसकी है बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामवर सिंह ने नई कहानी, ये हो ही गया हमारा, परिंदे को माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो जिंदगी और जोंक, राजेंद्र यादव, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपके जो राजा निर्बसिया है वो कमलेश्वर का हो गया, राजा निर्बसिया कमलेश्वर का हो गया। और तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु का ही है। कर्मनासा की हार शिव प्रसाद सिंह जी का है। जो जिंदगी और जोंक है इस कहानी के लेखक अमरकांत है, ना कि राजेंद्र यादव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 115। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचनाकार कौन है? संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है वो श्रीनिवास दास जी का नाटक है। श्रीनिवास दास इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। भारतेंदु के द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु जी के द्वारा जो लिखित अनुदित नाटक है। नील देवी, अंधेरी नगरी और प्रेम योगिनी इनके मौलिक नाटक हैं, लेकिन अनुदित नाटक की अगर बात की जाती है तो सत्य हरिश्चंद्र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? रक्षाबंधन जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त और दुर्स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। और इसमें जो पूछा जा रहा है
कि रक्षाबंधन, रक्षाबंधन है किसका? नाटक की बात हो रही है, ये हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। हरिकृष्ण प्रेमी इसका सही आंसर होगा। हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी का है रक्षाबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 118। पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी संग्रह है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध किसकी? निबंध गद्य की कसौटी है। बात हो रही है यदि गद्य कवियों या फिर लेखकों की कसौटी है तो निबंध किसकी कसौटी है? निबंध है गद्य की कसौटी, निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है, साहित्यालोचन किसकी कृति है? साहित्यालोचन जो है वो बाबू श्याम सुंदर दास जी की कृति है। सही आंसर बाबू श्याम सुंदर दास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ चेंज हो जाता है डिसिप्लिन और क्वेश्चन नंबर 121 हमारा आता है, साहित्यिक जनसमूह के हृदय का विकास निबंध किसका है? साहित्यिक जन समूह के हृदय का विकास है, निबंध किसका है? ये एक निबंध है जो कि बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अशोक के फूल विद्यानिवास मिश्र का, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है, नहीं में आंसर पूछा जा रहा है। बाकी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। नेक्स्ट है इसमें श्रृंखला की कड़ियाँ, ये महादेवी जी का है और मिट्टी की ओर ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अशोक के फूल किसका होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ना कि विद्यानिवास मिश्र का। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर यही होगा सही। इन्होंने क्या सही नहीं है वो पूछा था तो ये होगा यहाँ पर, क्योंकि अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट 123, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ये एक यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली एक यात्रा वृत्तांत है। चलिए अगला क्वेश्चन, किन्नर देश में किसका यात्रा साहित्य है? किन्नर देश में किसका यात्रा साहित्य है? ये राहुल सांकरतायन जी का यात्रा साहित्य है। राहुल सांकरतायन जी का ये यात्रा साहित्य है। सही आंसर हमारा ये होगा राहुल सांकरतायन जी। या जो राहुल सांकरतायन जी है इन्होंने कुछ और यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जैसे कि मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा इन्हीं का है, घुमक्कड़ शास्त्र भी इन्हीं का है, राहुल यात्रावली लिखा है इन्होंने, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, और इन्होंने लिखा है चीन में क्या देखा। एक दो और हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ क्योंकि उसे लिखने से और ज़्यादा समय लगेगा, मैं इसलिए बता दे रही हूँ। आपको अगर याद भी होंगे या नहीं होंगे तो आप समझ लेना, एक दो को नोट कर लेना, और अगर होंगे तो फिर अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो जाएगा। अतीत के चलचित्र किसकी कृति है? अतीत के चलचित्र जो है वो महादेवी वर्मा की है। और ये कौन सी विधा है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन है? माटी की मूर्तें किसकी, इसकी रचनाकार कौन है हमें बताना है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी इनकी रचना है ये माटी की मूर्तें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 127, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा किसकी है? रामविलास शर्मा जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, प्रेमचंद घर में, देखिए ये मैं क्वेश्चन आपको कर चुकी हूँ और आप भी हंसी आई होगी आपको क्वेश्चन देख के कि कितनी बार ये रिपीट हो रहा है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है। ये शिवरानी देवी की है, जीवनी है, ये जीवनी विधा से ली गई है और प्रेमचंद जी के ऊपर इन्होंने लिखी थी, प्रेमचंद घर में, ठीक है। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताया था। तूफानों के बीच रांगे राघव जी का रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए जो क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं उनको मैं नहीं करूँगी रिपीट उसमें कुछ भी। चलिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ये नरपति नाहल होगा यहाँ हमारा आंसर, नरपति नाहल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आदिकाल के किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो वे आदिकाल के कौन से कवि हैं जिनको मैथिल कोकिल कहा गया है? विद्यापति जी। और किस रचना के कारण कहे जाते हैं? पदावली के कारण कहे जाते हैं।
मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली की रचना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि ने पहेलियाँ या मुकरियाँ लिखी हैं? तो वे हैं अमीर खुसरो जी, जिन्होंने पहेलियाँ या मुकरियाँ लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, आदिकाल के किस कवि ने पहेलियाँ या मुकरियाँ लिखी हैं? ये हो ही गया हमारा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अमीर खुसरो यहाँ होगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग हैं? ये 69 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे 69। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामानंद का संबंध किस संप्रदाय से था? तो रामानंद जो है वो श्री संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, गुरु नानक का संबंध किस प्रांत से था? गुरु नानक जी का संबंध पूछा जा रहा है और कौन से प्रांत से था? तो पंजाब प्रांत से गुरु नानक का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं इसको, गुरु नानक का संबंध किस प्रांत से था? ये हो गया हमारा पंजाब, इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरडेवानी नाम से किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडेवानी के नाम से दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह है। और हरडेवानी इनके कौन से शिष्य ने लिखी थी? ये भी आपको बताना है, ठीक है, ये आप बताएंगे। वो वे कौन थे? सुंदरदास जी थे, रज्जब थे, या कौन थे वो आप बताइए, या क्या नाम था उनका, बस ये बता दीजिए, ठीक है। नहीं आपको मालूम होगा तो फिर मैं बताऊंगी आपको कि क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 138, किसे सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि माना जाता है? मुल्ला दाऊद जी को सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जायसी की रचना नहीं है? जायसी की रचना नहीं है, मधुमालती, मधुमालती जायसी जी की रचना नहीं है। मधुमालती जो है वो एक प्रेमाख्यान काव्य है और ये मंजन की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 140, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। मृगावती मंजन ये नहीं है भाई, मंजन की तो मधुमालती है, हमने अभी पढ़ा है। और मृगावत किसकी होगी? ये कुतुबन की होनी चाहिए, ठीक है। किसकी रचना है ये? कुतुबन की है मृगावती। मंजन की तो मधुमालती है। तो हमारा जो यहाँ पर होगा यही सही होगा। इसमें ज्ञानदीप शेख नबी की है, अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की, और चित्रावली जो है वो उस्मान की है, ये ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला डिसिप्लिन भी आ जाता है यहाँ पर 61 से 41 से देखते हैं। श्री कृष्ण गीतावली के ग्रंथकार कौन है? श्री कृष्ण जो गीतावली है इसके ग्रंथकार तुलसीदास जी हैं। हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। श्री कृष्ण गीतावली के ग्रंथकार कौन है? श्री कृष्ण गीतावली के जो ग्रंथकार हैं वो तुलसीदास जी हैं। कत विधि सरजी नारी जग माही, प्राधीन सपने हूँ सुख नाही। पंक्तियाँ, पंक्ति की रचना किसने की है? पंक्ति की जो रचना की है वो तुलसीदास जी ने की है। पंक्ति चाहे तो आप एक बार और देख सकते हैं। कत विधि सरजी नारी जगमाही, प्राधीन सपने हो सुख नाही। ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भक्तमाल की रचना किसने की? भक्तमाल की जो रचना की है वो नाभादास जी ने की है। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है। चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? चतुर्भुज दास कुंभन दास जी के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना केशव की नहीं है? भाषा भूषण ये केशव दास जी की रचना नहीं है बल्कि रामचंद्रिका। जबकि देखिए यहाँ पर रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया ये केशव दास जी की रचनाएं हैं, लेकिन भाषा भूषण इनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 146, तंत्रीनाद, कवितरस और सरस राग रति रंग पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्ति के रचयिता हैं बिहारी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, तंत्रीनाद, कवितरस, सरस जग रति रंग पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता हैं बिहारी जी। तंत्रीनाद कविरत कवितरस, तंत्रीनाद कवितरस, सरस राग रति
रंग पंक्ति के जो रचयिता हैं वो बिहारी जी हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम यहाँ पर। ललित ललाम किसकी रचना है? ये मतीराम जी की रचना है। सही आंसर मतीराम होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। काफ़ी फेमस पंक्ति हैं और बहुत बार आई है पेपर में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सुजान सागर ये बिहारी की रचना है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी आलम केली आलम की रचना है, विरह बारिश ये बोधा की है और रस विलास जो है ये देव की है। सुजान सागर जो है ये घनानंद की रचना है, ना कि बिहारी की। बिहारी की है बिहारी सतसई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति को मूल पंक्तियां किसकी हैं? ये भारतेंदु जी की पंक्ति हैं और मुझे तो लगता है कि क्लास 10th से ही ये एग्जाम में आती है, ये नहीं रुकती। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? हरिओत जी प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से काव्य ग्रंथ रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? कौन सा काव्य ग्रंथ है जो रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? वो भारत भारती है काव्य, जो कि रामनरेश त्रिपाठी जी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि जबकि इनका जो मिलन है पथिक है और स्वपन है ये इनका है रामनरेश त्रिपाठी का, लेकिन भारत भारती नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 153, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? देखिए झरना आंसू लहर ये इनकी रचनाएं हैं, लेकिन युगवाणी इनकी रचना नहीं है। युगवाणी पंत जी की रचना है, ना कि जयशंकर प्रसाद जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम रश्मि का आना रागिनी तूने कैसे पहचाना पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? ये पंत जी के सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि सुमित्रानंदन पंत को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनका उपनाम बताना है, ये आप बताएंगे आज कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपको कल बता चुकी हूँ कल वाले पेपर में कि इनको अन्य किस उपनाम से जाना जाता था। अब ये आप कमेंट बॉक्स में आज मुझे बताएंगे। और हम देख लेते हैं एक और अगला क्वेश्चन, कौन सी काव्य रचना निराला जी की नहीं है? दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की। परिमल गीतिका और अनामिका जो है वो निराला जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा होगा, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी काव्य रचना है? ये मुक्तिबोध की है। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की काव्य रचना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र किसका काव्य है? कुरुक्षेत्र काव्य किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है कुरुक्षेत्र काव्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ये तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य संग्रह है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? ये केदारनाथ सिंह जी का है। काफ़ी अच्छी कविताएं ये करते थे केदारनाथ सिंह जी। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह जी का काव्य है। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ डिसिप्लिन फिर से हमारा चेंज हो जाता है। 20 क्वेश्चन का ही होता है एक डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 161 हमारा, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? ये त्रिलोचन की है। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? त्रिलोचन जी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, शुद्ध खड़ी बोली के नमूने किस कवि के यहाँ प्राप्त होते हैं? अमीर खुसरो के यहाँ प्राप्त होते हैं। शुद्ध खड़ी बोली के नमूने किस कवि के यहाँ प्राप्त होते हैं? तो अमीर खुसरो जी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बघेली बघेली नहीं आती। सेम टू सेम क्वेश्चन कल के पेपर में हमने किया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बघेली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और कितनी बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत? बघेली, अवधी और अवधी आती है और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी यहाँ पर आएगा। हमारा जो सही आंसर होगा वो छत्तीसगढ़ी होगा यहाँ पर।
और इसमें हम ये भी देखेंगे अभी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है। पूर्वी के अंदर तो मैंने आपको बता दिया, बघेली आती है, अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। लेकिन पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? एक है उसमें खड़ी बोली, एक ख से खड़ी बोली बनेगा आपका, ब्र से बनेगा ब्रज भाषा, और क से कन्नौजी बन जाएगा आपका, ब से फिर बुंदेली बन जाएगा आपका, ब से बुंदेली बनेगा, और ह से बनेगा आपका हरियाणवी। ये 5 भाषाएं हैं। ये 5 जो हैं आपके उपभाषाएं हैं जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बोलियां हैं आपकी जो कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा होती है, वो उपभाषा के अंतर्गत आएंगी ये वाली बोलियां। और बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी ये आती हैं हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य के शिलालेख में मिलता है? ये गुजरात राज्य के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हमें गुजरात राज्य के शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत हमें बताना है कथन, जो गलत कथन होगा। इस लिपि के लेखन का और मुद्रण के अक्सर एक रूप हैं। इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्सर एक रूप है। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। देवनागरी की वर्णमाला का क्रमबद्ध वैज्ञानिक वर्णक्रम जो है वो वैज्ञानिक है, ये भी सही है। देवनागरी लिपि का प्रयोग बहुत व्यापक है, ये ठीक है। मुद्रण की दृष्टि से देवनागरी लिपि आसान लिपि है, ये गलत कथन है। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य है? तालव्य होता है जो थोड़ा तालु से लग के आती है, तो यहाँ च होगा। च वर्ण हमारा पूरा ही च वर्ग जो है, ये पूरा च वर्ग ये तालव्य ध्वनि से बोला जाता है, तालव्य के साथ आती है इसकी ध्वनि, तालव्य वर्ण ये कहे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमें बताना है, और कवयित्री होता है, कवयित्री हमारा सही है। ये तो पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है कवयित्री, रचयिता, ये मतलब इम्पोर्टेंट है, जो आते ही आते हैं, एकदम फेमस वर्ड है टीचर के लिए, मतलब एक तरीके से एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम में आना है और टीचर को रखना होता है इनको। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संधि मूलतः कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, बिजली का रमणी पर्यायवाची नहीं होता, दामिनी भी होता है, चंचला होता है और चपला भी होता है, लेकिन रमणी नहीं होता। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, गौरव का विलोम क्या है? गौरव का विलोम हमें बताना है। गौरव का विलोम है लाघव, लाघव हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग का अर्थ नहीं होता, खग का अर्थ नहीं होता, तो खग का आकाश नहीं होता, पक्षी होता है, तारा होता है, और देखिए आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, और बाण भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोश और कोस शब्द युग्म दिया है, इसमें बताना है कि इन दोनों का सही अर्थ क्या होगा। देखिए ये वाला जो कोश होता है पहले वाला, इसका मतलब होता है खजाना, और ये कोश जो होता है ये शब्द संग्रह होता है, शब्द कोश अगर हम लिखते हैं तो ये वाला से लगाएंगे, और अगर खजाने की बात करते हैं तो कोश बात करते हैं, यानी कि मूर्धा से आता है खजाने वाले कोश में, और हमारा जो तालव्य से है ये आएगा हमारा शब्द संग्रह में। ठीक है, और याद रखने के लिए हम ये भी हमारी ट्रिक होती है कि शब्द में कौन सा आएगा या इसमें कौन सा आएगा। देखिए इस वाले कोश में भी तालव्य से बना है, और इस वाले कोश में भी शब्द में भी तालव्य से बना है, तो दोनों सेम सेम हुए ना, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला कोश आएगा, तालव्य से वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 173 आ जाता है। वह विकारी शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आता है क्या कहलाता है? वो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, जो लिंग के वचन के द्वारा जो है वो बदल जाते हैं, कारक के द्वारा अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं। अगर मान लो कोई चीज़ मेरी है और एक लड़की, मान लो कोई लड़की है और कोई एक पेन है, तो वो क्या कहेगी? यह मेरा पेन है। ठीक है, और ऐसे ही कोई आपके लिए
लड़की के लिए या कोई और बुक्स है या पेन है, मतलब जेंडर को देख के और वचन को देख के, आपके कारक को देखकर ये चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, अपने रूप में ये परिवर्तन कर लेते हैं। लड़की मेरी मेरी कहेगी मेरी पुस्तक, लड़का किसी भी चीज़ के लिए मेरा बोलेगा। तो यहाँ क्या होता है, स्वरनाम आंसर हमारा सही होगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 174, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विकारी नहीं है? विकारी नया, हमारा नया शब्द विकारी नहीं है। अभी, जब और तब विकारी है। अभी, जब और तब ये क्या है, हमारे अविकारी शब्द है। और नया अविकारी नहीं है। देखिए इनमें परिवर्तन नहीं होता। अभी में, जब में और तब में कोई परिवर्तन नहीं होने का, ये अविकारी शब्द है। और नया नई में भी परिवर्तित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8, हमारा सही आंसर होगा। तुम जाओ कैसा वाक्य है? आज्ञा दी जा रही है भाई, आज्ञावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177, उपमेय तथा उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर अलंकार कौन सा होता है? जब निषेध रहित आरोप होता है तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। भेद रहित आरोप। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्थालंकार है? अर्थालंकार बताना है हमें। अर्थालंकार के अंतर्गत कौन सा आता है? उत्प्रेक्षा आता है अर्थालंकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां अर्थ के आधार पर विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वहां क्या होता है? अर्थालंकार। अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हुए। और जहाँ शब्द के आधार पर, वर्ण के आधार पर क्या होता है? चमत्कार होता है, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगती जगती की मूक प्यास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जगती जगती, यहाँ पर 2 बार जगती आया है और दोनों का ही अर्थ क्या होगा? यहाँ अलग अलग होगा, तो इसमें क्या होगा? यमक अलंकार हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा। जो साक्षात संकेतिक अर्थ का बोध कराती है, जैसा कहा जा रहा है आपको सीधा सीधा सा समझ में आ जाता है, तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, डिसिप्लिन चेंज हो जाता है और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, लक्षणा शब्द शक्ति का कौन सा भेद नहीं है? देखिए शाब्दी, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। शाब्दी लक्षणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आनंद और मंगलमय होना। आनंद और मंगलमय होना, घी के दिए जलना, इसका सही अर्थ होता है। खेल खिलाड़ी का, पैसा मदारी का। खेल खिलाड़ी का और पैसा किसका? पैसा मदारी का। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मेहनत किसी की और लाभ दूसरे का। मेहनत कोई और करता है और लाभ कोई और कमा कर ले जाता है, ठीक है, तो ये लोकोक्ति का हमारा सही अर्थ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 184, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी मैंने आपको कराया क्वेश्चन, ये आर्टिकल 343 में होगा। ये कल वाले पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बता चुके हैं इसको, आर्टिकल 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों को जो है वो 3 वर्गों में बांटा गया है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी किया है कोई सी एक शिफ्ट के एग्जाम में हमने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिर से यहाँ पर देखिए डिसिप्लिन चेंज हो जाता है और क्या होगा, यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो करने होंगे। चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भोजपत्र हिमालय प्रदेश में पैदा होने वाले भुज्र नामक वृक्ष की छाल है। इसकी ऊंचाई कभी कभी 60 फीट तक जाती है, तो हिमालय में साधारणतः
14,000 फीट तक की ऊंचाई पर ये बहुतायत में पाए जाते हैं। इनकी छाल कागज़ की भांति होती है। इस छाल को लेखक लोग अपनी इच्छा अनुसार लंबाई चौड़ाई को काटकर उसी पर स्याही से लिखते थे। अब तो यह केवल एक तंत्र मंत्र के काम ही आता है। और पर किसी जमाने में कश्मीर तथा हिमालय प्रदेश के बुज्रपत्र पर ही पोथियां लिखी जाती थी। अधिकतर बुज्रपत्र की पुस्तकें कश्मीर में ही मिलती हैं। बुज्र भोजपत्र जो है हमारा, ये इसकी सबसे पुरानी पुस्तक खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ प्राकृत पाली वाला नहीं, दमम पद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो संभवतः ईसवी सन की 3री शताब्दी का है। और सबसे पुरानी संस्कृत पुस्तक जो कि भोजपत्र पर लिखी मिली है, वह संयुक्तगम सूत्र खरोष्ठी संयुक्तगम सूत्र है, जो कि खरोष्ठी वाली पुस्तक का काल निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यह खोतन से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन इससे क्या बन रहे हैं? क्वेश्चन बनते हैं कि भोजपत्र का संबंध किस क्षेत्र से है? कश्मीर हिमालय से है। हिमालय अगर यहाँ पर आया है तो हिमालय लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपत्र का नामकरण किस वृक्ष के आधार पर हुआ है? भुज्र वृक्ष के आधार पर भोजपत्र का नामकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोजपत्र की अधिकतर पुस्तकें कहाँ पर मिलती है? कश्मीर में मिलती है। ये तो आपको पैराग्राफ पढ़ते ही सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, काफ़ी इजी से क्वेश्चन है। भोजपत्र पर लिखी सबसे पुरानी संस्कृत पुस्तक तो ये संयुक्तागम हमारी सूत्र है। इसका पूरा नाम संयुक्तागम सूत्र। प्राकृत ग्रंथ धम्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्राकृत जो ग्रंथ है धम्म, वो खोतान से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये फिर से रिपीट किया इन्होंने पैराग्राफ को, तो नीचे जाएंगे थोड़ा। अब देखेंगे इसमें जो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन नंबर 191 से, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प चुने। तो यहाँ जो उपयुक्त विकल्प हमें चुनना है वो है चाकू और या कागज़ जैसी सामान्य वस्तुओं के लिए जितना संभव हो उतना उपयोग सूचीबद्ध करना डैश के लिए एक परीक्षण है। किसके लिए एक परीक्षण है? ये रचनात्मकता के लिए एक परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चुने। क्या चुनना है इनमें से? भाई देखिए, शिक्षा प्रणाली और शैक्षिक जो शिक्षक मान्यता है कि प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बोर्ड है। कौन सा उत्तरदायी बोर्ड है? NUEPA और NCERT, ये बोर्ड हमारा उत्तरदायी होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खोजी गई गतिविधियों में छात्रों को सम्मिलित करना, उनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण विकसित करने की उपयुक्त कार्य नीति है? ये कार्य नीति है आत्मविश्वास की। सही आंसर जो है इसका आत्मविश्वास होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। जब शिक्षकों को विषय सामग्री पाठ्यक्रम और डैश को सुरक्षित ज्ञान हो तब कक्षा शिक्षण प्रभावी हो सकता है। तो वो शैक्षणिक जो सामग्री होती है इनका अगर सुरक्षित तरीके से ज्ञान हो तब ही कक्षा शिक्षण को प्रभावी रूप से बनाया जा सकता है कक्षा शिक्षण को। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उदाहरण एक अनुशासन और एक विषय का है? एक अनुशासन का और एक विषय का है। नेक्स्ट है हमारा ये, इसका सही आंसर मनोविज्ञान या अंग्रेजी। मनोविज्ञान और अंग्रेजी इसका जो हमारा सही आंसर होगा। अनुशासन और एक विषय, दोनों ही चीज़ें जिसमें आ जाती है, कौन सा है? इसका उदाहरण मनोविज्ञान और अंग्रेजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है हमारा 196, जब पुरुष और महिलाएं समान अधिकारों का उपयोग करती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे हम लैंगिक समानता बोलते हैं। सही आंसर हमारा लैंगिक समानता होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 197,
सूक्ष्म शिक्षण की समस्याओं में से एक यह है कि डैश कौशल पर बल दिया जाता है ना कि सामग्री पर। कौशल पर बल दिया जाता है ना कि सामग्री पर। ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। सरसरी निगाह से देखना, स्किमिंग और क्रम वीक्षण जो है वो स्कैनिंग डैश के प्रकार हैं, पाठन तकनीक के प्रकार हैं ये। यानी कि सरसरी निगाह से देखना और क्रम वीक्षण करना, किसके, स्किमिंग करना और स्कैनिंग करना, ये क्या है? ये पठन तकनीक है, पाठन की तकनीक है एक। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 199, मूर्तिकला डैश एक मूर्तिकला क्या है का एक उदाहरण हमें बताना है, और मूर्तिकला का एक उदाहरण दृश्य कला होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है 200, क्वेश्चन नंबर 200। और 200 क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ज्ञान के मूल स्रोत डैश हैं। ज्ञान के जो मूल स्रोत हैं, अनुभूति और अनुभवजन्य ज्ञान, ये ज्ञान के मूल स्रोत हैं। अनुभूति और अनुभवजन्य ज्ञान ज्ञान के मूल स्रोत हैं। चलिएगा, यहाँ हमारी क्लास समाप्त हो जाती है आज की। हमने 100 क्वेश्चन किए हैं टीजीटी पेपर में आए हुए 28 अगस्त को जो पेपर हुआ था 2018 में। कैसा लगा आपको हमारा क्लास? पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें बहुत अच्छा मन करता है कि एक और आपके लिए बेहतरीन सा पेपर लेकर आएँ। चलिए, मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में, एक और नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।